गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11th क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ रहे हैं। आज अपने टॉपिक चल रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात हमारा संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने, कहीं भी घूमने, निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के बारे में गौर करना यानी ध्यान देने वाली, गौर करने वाली पहली बात है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, आबद्ध है। ये प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। चिंतन मनन यानी सोच विचार करना। प्रतिबद्धता यानी कटिबद्ध होना स्वतंत्रता के लिए। चमत्कार होता है जैसे कोई जादू या एकदम से कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी अपन कल्पना भी नहीं करें। इर्द गिर्द का अर्थ होता है बेटा चारों तरफ। तो ये प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राममोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छांट का विरोध किया। 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस की आज़ादी के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। प्रतिबंध लगाना यानी बाधा पहुंचाना, आज़ादी में खलल डालना। राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करना। इसीलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करे। प्रकाशन यानी जो समाचार पत्र छापे जाते हैं उसकी आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो अपन आज अपने संविधान के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, राजनीतिक दर्शन है, उसके बारे में चल रहे हैं। तो अपने संविधान के राजनीतिक दर्शन में उसके आदर्शों के बारे में बात की गई है। तो पहला आदर्श है व्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारा संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और ये जो प्रतिबद्धता आई है किसी चमत्कार के रूप में नहीं आई, बल्कि एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। बुद्धिवादी वर्ग के द्वारा और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां हुई उसका परिणाम है। और सबसे पहले इसका अपन उल्लेख कर सकते हैं राजा राममोहन राय के विचारों में, जब उन्होंने प्रेस पर, मीडिया पर लगी आज़ादी का विरोध किया। अपन बात करते हैं 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाया गया था और इसमें प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी, बाधा पहुंचा रही थी प्रेस की स्वतंत्रता में। और राममोहन राय जो कौन थी, भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति की जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो राज्य के लिए जरूरी क्या हो जाता है? जो मीडिया या प्रेस है उसकी स्वतंत्रता पर कोई पाबंदी नहीं हो। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा उसमें निरंतर जो प्रेस की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसकी मांग निरंतर उठती रही, लगातार उठती रही। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे हमारे संविधान में अभिन्न, अलग नहीं होने वाला अंग बना दिया गया है। बेटा अपन ने मौलिक अधिकार पढ़े थे। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में हमें प्रदान की गई है। तो इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता आज हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता।
इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी हमें निरंकुश रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता। आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारी इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। अपन बात कर रहे हैं बेटा रॉलेट एक्ट की। अंग्रेजी शासन के समय में भारतीयों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुख्यात, एक तो होता है प्रसिद्ध होना, विख्यात होना, और कुख्यात यानी बदनाम होना। तो रॉलेट एक्ट ने हमारी जो स्वतंत्रता थी उसका अपहरण किया था, उसको छीन लिया था और हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इसके खिलाफ जमकर लोहा लिया। लोहा क्या यानी इसके खिलाफ निरंतर आवाज उठती रही। तो रॉलेट एक्ट हमने 10th क्लास में भी पढ़ा बेटा। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया एक काला कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा सकता था, व्यक्ति को बिना ये कारण जाने कि उसने क्या अपराध किया है। इसके लिए कहा जाता था नो वकील, नो अपील, नो दलील। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मसलन अंतरात्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मसलन अंतरात्मा का अधिकार, अंतरात्मा यानी व्यक्ति को अपने निर्णय लेने का अधिकार, अपनी आत्मा की सुनने का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न यानी जिसको अलग नहीं किया जा सके। उदारवादी विचारधारा बेटा अपन जानते हैं, उदारवादी विचारधारा, उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र होना। तो जो उदारवादी विचारधारा है इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता एक अभिन्न हिस्सा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। जो भारतीय संविधान का चरित्र है, भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो उदारवादी बुनियाद, उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है और उदारवाद का केंद्रीय तत्व व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। मौलिक अधिकार बेटा अपन ने पढ़े दूसरे अध्याय में। तो इसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। अनुच्छेद 19 में व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। यह इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करना यानी स्वीकार करना के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सके। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है ये एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसा आदर्श है या दर्शन है जिस पर कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता, एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता हर हाल में जरूरी है। तो इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय राजनीतिक दर्शन का पहला दर्शन है और हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख किया गया है। अगर मौलिक अधिकारों में इसका हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में बेटा जो प्रश्न बन रहे हैं वो इस प्रकार है कि प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। दूसरा प्रश्न ये बन रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया? मौलिक अधिकारों में किया गया, अनुच्छेद 19 में किया गया है। रॉलेट एक्ट से क्या आशय है? रॉलेट एक्ट बेटा एक ऐसा काला कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसमें हमारे संविधान का केंद्रीय तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अपन दूसरा दर्शन पढ़ते हैं बेटा। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान माना जाए
और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना बड़ा नहीं होता कि ये संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देशों में उदारवादी विचारधारा को अपनाया गया है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप जो अपनी 11th क्लास की दूसरी किताब है उसका नाम है बेटा राजनीतिक सिद्धांत, तो इसमें उदारवादी विचारधारा के बारे में विस्तार से बताया गया है। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। जो उदारवाद है बेटा ये दो भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। तो जो शास्त्रीय उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद है, वह सामाजिक न्याय और जो समाज के जीवन मूल्य हैं इनके ऊपर किसको स्थान देता है? व्यक्ति को तरजीह यानी प्रमुखता, महत्व देता है। क्योंकि उदारवाद का जो परंपरागत उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद है, इसका केंद्रीय तत्व क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है, दो प्रकार से अलग है। पहली बात तो ये कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। विधायिका यानी हमारी संसद। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की। तो जो उदारवाद है उसका केंद्रीय तत्व स्वतंत्रता है। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय की धारणा की तुलना में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है। लेकिन जो भारतीय उदारवाद है इससे दो प्रकार से अलग है। पहला इसमें बताया गया कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। सामाजिक न्याय अर्थात समाज के सभी वर्गों को समान संरक्षण प्रदान करना। इसके लिए हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये सोचते थे कि सिर्फ समानता का अधिकार दे देना ही इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय को समाप्त नहीं कर सकता। साथ ही सिर्फ मताधिकार ही इनके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इनके हितों को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में कुछ विशेष उपाय किए गए हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपाय किए, जिसका एग्जाम्पल है जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संसद में सीटों में आरक्षण देना, जैसे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को सीटें दी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो 84 सीटें किसको दी गई है संसद में? अनुसूचित जाति को, और 47 अनुसूचित जनजाति को। लोकसभा की सीटें 545। तो विधायिका में सीटों का आरक्षण दिया गया। साथ ही संविधान के विशेष प्रावधान के तहत सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता में सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण दिया गया है, ताकि ये वर्ग ऊपर उठ सके, इनके साथ न्याय मिल सके। जबकि उदारवाद का जो परंपरागत रूप है वो कहता है कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, आरक्षण या संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा जो उदारवाद है, भारतीय उदारवाद है, वो यूरोप के उदारवाद से थोड़ा अलग है। अब हमारे संविधान का जो तीसरा राजनीतिक दर्शन है, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। विविधता यानी
हमारे देश में भिन्नता पाई जाती है और जो अल्पसंख्यक है वे समुदाय जो संख्या में कम है तो उनके अधिकारों का सम्मान होना। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। समाज के जो जीवन मूल्य हैं उनका हिमायती है, पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का भाव भी पाया जाता है। भारतीय समुदाय में ऐसा प्रावधान था कि कुछ वर्गों को ऊंचा तबका माना जाता था और कुछ वर्गों को निचले दर्जे का। तो हमारा संविधान चाहता था कि जो समुदाय है इसमें बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा मिले। और उस समय की परिस्थितियों में जब संविधान बना ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि हमारे समाज में जाति व्यवस्था पाई जाती है, समाज में ऊंच नीच पाई जाती थी, तो ऐसा बराबरी का रिश्ता संभव नहीं था। के.एम. पणिक्कर के अनुसार भारतीय उदारवाद की 2 धाराएं हैं। पहली धारा की शुरुआत राममोहन राय से होती है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। बेटा अगर आपको याद हो तो सती प्रथा पर रोक इन्हीं के प्रयासों से लगाई थी। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई राजा राममोहन राय के प्रयासों से। इन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकार पर। दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद हैं, कैसी सेन हैं और जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक शामिल हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाया। विवेकानंद जैसे विचारकों ने आध्यात्मिकता के आधार पर जो हमारा हिंदू समाज था इसमें सामाजिक न्याय का जोश या जज्बा उत्पन्न किया। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव नहीं होता। पुनर्रचना कर पाना यानी हिंदू समाज में जो कुरीतियां गई थी उनको दूर करके हिंदू समाज को फिर से उसके सही स्वरूप में लाना, उसके लिए उदारवादी सिद्धांत जरूरी थे। ऊंच नीच का रिश्ता होता है जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरी जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पाई जाती है तो जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से खुद को बराबरी का मानते हैं तो अपने यहाँ पर प्रतिद्वंदिता सामने आती है, जैसा कि हम धार्मिक समुदायों के मामले में देखते हैं। क्योंकि धार्मिक समुदाय में भी सांप्रदायिकता का भाव आ जाता है, एक धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है तो वही प्रतिस्पर्धा जातिगत मामले में भी सामने आती है। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार या कि उनके जो विचार है उनको उनमें लचीलापन कैसे लाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है, लेकिन ऐसा करना तो न तो अपने देश में कारगर होता न वांछनीय। हमारे देश में ऐसा करना संभव नहीं था और नहीं आवश्यकता। इसका कारण ये था कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े, हम अपने धर्म से अपनी जाति से विश्व के अन्य देशों की तुलना में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा होती है, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज और भाषा होती है और इनसे गहरा जुड़ाव होता है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय के सदस्य होते हैं, इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। सांस्कृतिक यानी भारत में अनेक क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृतियां हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय, जैसे जर्मनी या फ्रांस में 1-2 भाषाएं हैं, लेकिन अपने यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे धार्मिक समुदाय यानी धर्म हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया।
ऐसे ही अधिकारों में है एक धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को भारत सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता बल्कि धर्म के विकास में योगदान भी देता है। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा भारत की, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है और इसका कारण और अन्य समुदायों के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर ऊंच नीच पाई जाती है, धार्मिक आधार पर भी बटे हुए हैं और जाति के आधार पर भी अलग अलग भाषाएं पाई जाती है, अलग अलग सांस्कृतिक मूल्य हैं, इसीलिए भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है। तो अपन फ्रांस और जर्मनी की बात करें, वहाँ पर व्यक्ति का भाषाई समुदाय का सदस्य होता है, लेकिन अपने यहाँ पर सिर्फ एक या दो भाषाएं नहीं बल्कि अलग हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि कोई भी समुदाय दूसरे समुदाय पर हावी न हो, तो इसीलिए हमारे समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। साथ ही हमारे यहाँ पर संविधान में ये भी व्यवस्था की कि अगर कोई धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्था स्थापित करता है तो उसको सरकार फंड भी दे सकती है। धन्यवाद बेटा। अगला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे।